नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि भारत के भूगोल में हिमालय पर्वतमाला पढ़ रहे थे हम। और आशा करता हूं मैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप लॉकडाउन का भी पालन कर रहे हो। स्टे होम, यही अपील करता हूं मैं आप लोगों से और संपूर्ण भारतवासियों से भी अपील करता हूं कि आप लॉकडाउन का पालन करें। इसलिए मैं सबसे पहले ये बातें बताता हूँ आपको। आज देखेंगे हम हिमालय पर्वतमाला। मैं आपको बता चुका था, ट्रांस हिमालय के बारे में बता दिया था, वृहद हिमालय के बारे में बता दिया था। आज हम विशेष तौर पर पढ़ेंगे मध्य हिमालय पढ़ेंगे। मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के बीच कौन सी पर्वत श्रेणियाँ, कौन सी घाटियाँ आती है, कौन से पर्यटन क्षेत्र आते हैं, ये बताऊंगा। साथ ही साथ हिमालय पर्वतमाला की प्रादेशिक विभाजन भी देखेंगे और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में भी आज देखेंगे। तो देखते हैं हम हिमालय पर्वतमाला। विश्व की सबसे बड़ी वलित पर्वतमाला है ये, जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैली है। मात्र विश्व की ऐसी पर्वतमाला है ये पूर्व और पश्चिम की ओर फैली है। अधिकांश पर्वतमालाएं विश्व में वलित उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज हम देखेंगे मध्य हिमालय देखने वाले हैं। मध्य हिमालय में आपको ग्रीन कलर में जो दिख रहा है वो मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं। मध्य हिमालय एवं वृहद हिमालय के बीच जो काल्पनिक रेखाएं निर्धारण की जाती है, रेखा है, उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट वृहद हिमालय और वर्त हिमालय के मध्य महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र और घाटियों का विस्तार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य हिमालय, यह ग्रीन कलर में। तो सबसे पश्चिमी भाग में आपको हिमालय का बता चुका था, नंगा पर्वत से। मध्य हिमालय में कुछ घाटियाँ और कुछ पर्यटन क्षेत्र। तो ये वाली जो श्रेणी है और छोटी छोटी अनेक पर्वत श्रेणियाँ भी विद्यमान है मध्य हिमालय में। तो ये जो हिमालय है इसे कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? पीर पंजाल श्रेणी। और पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में आती है। पीर पंजाल श्रेणी और वृहद हिमालय के मध्य, पीर पंजाल श्रेणी और वृहद हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी में जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल आ जाते हैं यहाँ पर, और शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। सोनमर्ग और गुलमर्ग आपने सुना होगा, ये शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। डल झील, वुलर झील, वैष्णो देवी के माता का मंदिर, जो जम्मू कश्मीर में जितने ही पर्यटन स्थल आते हैं और जो निवास स्थल, अधिकांश लोगों का निवास स्थल इसी घाटी में आता है। तो कश्मीर घाटी आती है पीर पंजाल और वृहद हिमालय के मध्य, या बोल सकते हैं वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य। और छोटी पहाड़ी की बात करें तो कौन सी जाएगी? छोटी पहाड़ी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आती है। और जम्मू कश्मीर के जितने ही पर्यटन स्थल आते हैं वो कश्मीर घाटी के अंतर्गत ही आते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। फिर आगे जाओगे हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच आती है कुल्लू कांगड़ा घाटी। कौन सी आती है? कुल्लू कांगड़ा घाटी आती है हिमाचल प्रदेश में, जो कि वृहद हिमालय और मध्य हिमालय। और पर्वत श्रेणी छोटी पहाड़ी की बात करें तो ये धौलाधर पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? धौलाधर पहाड़ी और वृहद हिमालय के मध्य आते हैं कुल्लू कांगड़ा घाटी आती है। कुल्लू कांगड़ा घाटी है। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है वो कुल्लू कांगड़ा घाटी में ही आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं शिमला है, शिमला आ जाएगा, मनाली आ जाएगा, डलहौजी आ जाएगा, और जितने भी पर्यटन आते हैं वो हिमाचल प्रदेश के जो पर्यटन स्थल आते हैं, ताल आते हैं, नैनीताल आते हैं, ये जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर आएंगे। ये आएंगे कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो कौन सी घाटी आती है? कुल्लू कांगड़ा घाटी में पर्यटन स्थल। फिर नेक्स्ट देखें आगे, फिर उत्तराखंड में बात करते हैं। तो उत्तराखंड में आ जाता है वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जितने ही पर्यटन आते हैं। यहाँ फूलों की घाटी देख सकते हैं आप, फूलों की घाटी। उत्तराखंड में मसूरी आता है, मसूरी इसी घाटी में आएगा। मसूरी, रानीखेत, नैनीताल और पिंडसर जैसे जितने भी पर्यटन स्थल आते हैं
वो मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य में आते हैं, कहाँ पर, उत्तराखंड। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि कौन से प्रदेश में हिमालय के बीच कौन सा पर्यटन स्थल है। तो आप राज्यवाइज याद कर सकते हैं कि हिमालय के पर्यटन स्थल उत्तराखंड में कौन सा पर्यटन स्थल है और हिमाचल प्रदेश में कौन से पर्यटन स्थल है। तो फिर आगे बात करते हैं अपन नैनीताल। नैनीताल से बोल रहा, सॉरी, नेपाल। नेपाल में आइएगा तो काठमांडू घाटी आती है, मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के बीच काठमांडू घाटी आती है, और पूरी यहाँ पर एक भ्रंश घाटी का निर्माण करता है। इस हिमालय में पूरे में मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के बीच एक भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है ग्रेट भ्रंश घाटी बोला जाता है। तो ये उसी घाटी में काठमांडू घाटी भी आती है। तो वृहद हिमालय नेपाल में कौन सी आती है, काठमांडू घाटी। और पर्यटन स्थल महत्वपूर्ण जो नेपाल के पर्यटन स्थल आते हैं, ये पर्यटन स्थल सभी इसी घाटी में आते हैं, नेपाल की घाटी में। आगे जाओगे तो कहाँ से देखो, हिमालय, मध्य हिमालय पूर्व तक ब्रह्मपुत्र नदी तक जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र गार्ज तक जाता है। कौन सा, मध्य हिमालय का विस्तार है ब्रह्मपुत्र गार्ज तक, ये वाला। ये हो गया मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय में अधिकांश घाटियाँ और पर्यटन स्थल आते हैं। फिर बात करते हैं हम शिवालिक की। शिवालिक जो कि मैदानी क्षेत्र से बिल्कुल सटा हुआ है। पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मैदानी क्षेत्र से जो सटा हुआ है, मैदानी जहाँ पर उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदान, बांगर, खादर, तराई, ये जो क्षेत्र आते हैं, ये आते हैं शिवालिक हिमालय, या इसको बोला जाता है बाह्य हिमालय। और ये स्वास्थ्यवर्धक पर्यटनों के लिए महत्वपूर्ण है, और पर्यटनों के लिए आकर्षित और उपजाऊ खेती के लिए जाना जाता है। तो शिवालिक आप ये ब्लू में देख सकते हैं, जो निचला क्षेत्र है, ये ब्लू कलर में जो बनाया गया है, ये शिवालिक का विस्तार है। तो बाह्य हिमालय भी बोला जाता है, इसका मैदानी क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो उत्तराखंड में इसमें मेन देख सकते हैं, यहाँ तो नहीं, इसका विस्तार उत्तराखंड में मैदानों के रूप में हुआ है, जिसे तराई प्रदेश कहा जाता है। और दक्षिणतम छोर पे यहाँ पर उत्तराखंड में ही दून और द्वार दो पर्यटन स्थल आते हैं। दून और द्वार पर्यटन स्थल आते हैं, जिसे देहरादून और हरिद्वार बनता है, देहरादून और हरिद्वार। और यहाँ पर दक्षिणतम भाग में उत्तराखंड में भी तराई क्षेत्र आता है। कौन सा आता है, तराई क्षेत्र आता है, तराई, जो कि कैसा, उपजाऊ मैदान है, खेती के लिए अधिक उपजाऊ हो, तराई का मैदान कहा जाता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं आगे, इस पूरा विस्तार आ जाएगा, ये मैदानी क्षेत्र आ जाएंगे। हिमालय में, हिमालय का जो जलोढ़ मैदान के क्षेत्र है, ये शिवालिक का विस्तार है। फिर आगे देखो, शिवालिक को पूर्वोत्तर भारत में अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित हो जाता है, अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित हो जाता है। और उन्हें राज्य में जनजातियों के आधार पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में डफला के नाम से जाना जाता है, मीरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में मीरी, डफला, मीरी, अबोहर, मिसमी, इस नाम से अबोहर, मिसमी, इन जनजातियों के नाम आधार पर, यहाँ पर जनजातियों के आधार पर पर्वतमाला का भी नाम रखा गया है। ये जो नेक्स्ट बताऊंगा मैं, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का हिस्सा है। तो ये जो हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो ये पूर्वोत्तर, ये हिमालय पर्वत श्रेणियाँ मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि ये हिमालय पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। और यहाँ से क्वेश्चन अधिकांश आता है जनजातियों के आधार पर भी। और हिमालय पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है, असम में किस नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बन जाएगा इस प्रकार से। फिर देखें अपन, हम कहाँ से आप देखें, प्रादेशिक विभाजन की बात करते हैं, पूर्वोत्तर पहाड़ियों की बात करते हैं, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, ठीक है, पूर्वोत्तर। फिर हिमालय का विस्तार, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ बता देता हूँ, फिर प्रादेशिक विभाजन देख लेंगे। तो यहाँ पर पुटकाई बुम, नागा पर्वत, ये जो पूरा हिस्सा है, ये यहाँ तक आएगा, इन्हें पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का ही विस्तार अंडमान निकोबार में भी है। ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ पूरी आ जाएगी, अंडमान और निकोबार में भी इसका विस्तार है। तो हिमालय की आगे ओरेगन योकोहमा से इधर मुड़ जाएगी, और इधर पुटकाई बुम, अरुणाचल प्रदेश में पुटकाई बुम भी बोला जाता है। नागा पर्वत नागालैंड में, नेमेटोल, लेमेटोल, तो लेमेटोल आ जाता है कहाँ पर, आगे मणिपुर साइड में, मणिपुर की पहाड़ियाँ, ब्लू माउंटेन, जितने भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं
ये पूर्वोत्तर पहाड़ियों का हिस्सा है। फिर जो आगे एक और पर्वत श्रेणी जाती है, हिमालय की एक और श्रेणी जाएगी, ये जो रेड कलर में दिख रही है आपको, तो ये आगे और एक और श्रेणी जाती है हिमालय की पर्वत श्रेणी की, आगे म्यांमार तक जाती है, म्यांमार तक जाती है। इसे ओरोकोन योमा कहा जाता है। जो म्यांमार में विस्तार है हिमालय का, उसे कहा जाता है ओरोकोन योमा कहा जाता है। फिर हिमालय पर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का विस्तार मिजोरम में जाता है। मिजोरम में से मिजो और लुसाई के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाएगा, मिजो और लुसाई के नाम से जाना जाता है, मिजो और लुसाई के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा मेघालय के पठार में या शिलांग के पठार में। शिलांग के पठार में 3 पहाड़ियाँ आती है, जयंतिया, खासी और गारो। 3 आती है, जयंतिया, खासी और गारो। इनका विस्तार कहाँ पर? मेघालय के पठार में या शिलांग के पठार में आता है। परंतु इनका विस्तार माना जाता है मेघालय के पठार में, मेघालय का पठार विस्तार माना जाता है किसका? इससे माना जाता है प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार माना जाता है, न कि पूर्वोत्तर हिमालय का। तो इसे किसके अंतर्गत आ जाता है? पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं मानते हुए किसका? हिमालय, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा माना जाता है शिलांग के पठार का, क्योंकि यहाँ की जो चट्टानें हैं और यहाँ की शिलांग के पठार की जो चट्टानें हैं उनमें अधिक मात्रा में समानता पाई गई। क्या मतलब? समानता पाई जाने के कारण ये हिस्सा किसके अंतर्गत रखा गया? या देख सकते हैं आप, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का ओरोकोन योमा, जयंतिया नहीं, अंडमान निकोबार। तो इसका पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का पूरा समुद्र में विस्तार होता है और समुद्र में विस्तार हो जाएगा, और ये अंडमान निकोबार भी पूर्वोत्तर पहाड़ियों का ही हिस्सा आता है। तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हो गया, शिवालिक हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हुआ, ये आज देखें। आगे देखें हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन की बात करते हैं। तो प्रादेशिक विभाजन में कश्मीर हिमालय आता है, कुमायूं हिमालय आता है, नेपाल हिमालय आता है, और कौन सा? असम हिमालय। कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी और ये जो सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच का जो हिमालय क्षेत्र आता है उसे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय बोला जाता है। कौन सा बोलेंगे इसमें? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय बोला जाता है। सतलज नदी से काली नदी तक, सतलज नदी से काली नदी तक जितना विस्तार आता है उसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय बोला जाता है। कौन सा हिमालय बोला जाता है? सॉरी, इसे बोला जाता है कुमायूं हिमालय बोला जाता है। कहाँ से कहाँ? सतलज नदी से काली नदी तक जो विस्तार है हिमालय का, इसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। कितनी है? 320 किलोमीटर है। और कश्मीर हिमालय की लंबाई कितनी है? इसकी हिमालय की है 560 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट देखें, फिर काली से तीस्ता नदी तक, काली से तीस्ता नदी तक जो हिमालय का विस्तार है इसे नेपाल हिमालय की संज्ञा दी जाती है। कौन सी हिमालय की संज्ञा दी जाती है? नेपाल हिमालय की संज्ञा दी जाती है। और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कितने हैं? 800 किलोमीटर। और प्रादेशिक हिमालय में सबसे लंबा है नेपाल हिमालय है, 800 किलोमीटर। फिर बात करें तीस्ता नदी आ गई। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्री गाज तक, कहाँ तक? तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र गाज तक ये जो आते हैं उसे असम हिमालय बोला जाता है। कौन सा हिमालय बोला जाता है? इसे कहा जाता है असम हिमालय। और ये है 720 किलोमीटर है। कितना है? 720 किलोमीटर आता है, असम हिमालय आता है। तो ये इस प्रकार से आप प्रादेशिक विभाजन देख सकते हैं। और प्रादेशिक विभाजन भी इसमें एक साथ इसलिए बता दिया हूँ कि प्रादेशिक विभाजन के आधार पर भी आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रादेशिक हिमालय के अंतर्गत कौन सा पर्यटन स्थल आता है। तो आप देख सकते हैं कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कश्मीर घाटी आती है, तो इसमें कश्मीर श्रीनगर आता है, उल्लर झील आती है, डल झील आती है, वैष्णो देवी माता, ये कश्मीर घाटी के अंतर्गत आता है या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। फिर देखें कुमायूं हिमालय की बात करते हैं अपन, तो कुमायूं हिमालय की बात करें तो कुमायूं हिमालय में कौन कौन सा आता है? उत्तराखंड आ जाता है विशेष तौर पर, उत्तराखंड, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसा, ये जो आएगा वो कुमायूं हिमालय। और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र पर्यटन आएंगे, जैसे शिमला, मनाली, डलहौजी, ये कुमायूं हिमालय अंतर्गत आएगा। फिर देखें आगे नेपाल हिमालय को, तो नेपाल हिमालय के तो जितने भी पर्यटन स्थल आते हैं, कहाँ से जितने भी पर्यटन स्थल नेपाल के आते हैं वो सब नेपाल हिमालय के अंतर है। फिर पूर्वोत्तर के हिमालय की बात करें तो पूर्वोत्तर हिमालय में असम हिमालय के अंतर्गत जितने भी पर्यटन आते हैं और जो पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र है
डिब्रूगढ़, ये सब कहाँ पर आएंगे। और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर आएगी, पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, ये असम हिमालय के अंतर्गत आ रही है। फिर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में जो पूर्व का भाग है, एकदम पूर्व और दक्षिणतम भाग है, वो सब कहाँ पर आता है, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी आता है, अंडमान निकोबार तक चले जाएगा। तो ये हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ और हिमालय सभी ये कंप्लीट हो चुका है, संपूर्ण हिमालय कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आप जो बचा है हिमालय की बात करते हैं, तो हिमालय के दर्रे बचे, आपका दर्रे का है, दर्रे जो कि हिमालय पर्वतमाला में बनते हैं, बहुत सारे दर्रे बनने हैं, जो कि यहाँ से नदियाँ निकलती है या दो पर्वतमाला के बीच नदी घाटी बन जाती है, नदी घाटी के बन जाती है, उससे क्या हो जाता है, दर्रे का निर्माण होता है। जैसे ब्रह्मपुत्र गाज दर्रा, काराकोरम दर्रा, इस प्रकार से जो दर्रे हैं जहाँ से फिर यातायात की व्यवस्था सुलभ हो जाती है या मार्ग बन जाता है, सीधी सी बात है। तो ये दर्रे के साथ कुछ घाट हैं, भारत में वो घाट भी देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आए एग्जामों में। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम दर्रे, अधिक समय नहीं लेते हुए टॉपिक ही स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखें तो दर्रे देखने वाले हैं, घाट है, कुछ घाट देखेंगे। तो दर्रे तो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, आप लोगों को पता है कि जहाँ जैसे हिमालय की बहुत सारी नदियाँ कैसी, जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ ऐसी हैं जो पर्वत निर्माण वलित पर्वतमाला का निर्माण हो रहा है, होते हुए भी उस समय निरंतर अपने मार्ग में ही बहती रही, अधिक वेग और अधिक कटाव के कारण अपना मार्ग नहीं परिवर्तन करती है। मार्ग न परिवर्तन के कारण वहाँ पे क्या, गार्ज या काय का निर्माण होता है, दर्रे का निर्माण हो जाता है। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, उन पर्वतीय क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, दर्रे पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखें जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं जैसे काराकोरम दर्रा, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। इसी दर्रे से या चीन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, नेशनल हाईवे 1D, और सिंधु नदी प्रवेश करती है इन्हीं दर्रों के द्वारा। तो दर्रे देखें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बनिहास दर्रे की बात करते हैं। सबसे पहले बनिहास दर्रा, तो बनिहास दर्रा जम्मू कश्मीर और दिल्ली या अमृतसर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 1A, नेशनल हाईवे नंबर 1 1A राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, वो बनिहास दर्रे से ही जाती है। और यहाँ पे गलियारा है और जवाहर सुरंग भी इसी दर्रे में आती है। 4 लाइन का जो दर्रा है, राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, ये इसी दर्रे के अंदर आता है, बनिहास दर्रा। और इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से कश्मीर घाटी जा सकते हैं, वैष्णो देवी माता मंदिर जाते हैं। तो इस प्रकार से बनिहास दर्रा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1A, वैष्णो देवी जाने का राष्ट्रीय मार्ग, यहाँ से प्रवेश मिलेगा हमको। कश्मीर घाटी, श्रीनगर जाओगे तो इसी रास्ते से जाओगे। जवाहर सुरंग है यहाँ पर बनिहास दर्रे में, और एशिया का सबसे बड़ी टनल भी यहीं पे बनाई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं बनिहास दर्रा के बाद अब बुर्जिल दर्रा की बात करते हैं। तो बुर्जिल दर्रा जाता है कहाँ से, श्रीनगर से गिलगित के लिए जाता है। कहाँ से जाएगा, श्रीनगर से, गिलगित, हाँ गिलगित तक जाएगा। ये उधर अफगानिस्तान साइड से जाता है और श्रीनगर को जोड़ता है। तो बुर्जिल दर्रा है जो गिलगित तक जाता है। कौन सा दर्रा, बुर्जिल। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो ये काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। काराकोरम दर्रा भारत और चाइना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, ये यहीं से राष्ट्रीय श्रीनगर से आगे जाता है, नेशनल हाईवे नंबर A, नेशनल हाईवे नंबर 1A के आगे भी D लग जाएगा, तो सीधा चाइना तिब्बत होते हुए तिब्बत चले जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। इसको बोल सकते हैं NH 1A के बाद आगे भी D लग जाएगा, क्या लगेगा, D लग जाता है यहाँ पर, नेशनल हाईवे नंबर 1A। चीन जाता है ये दर्रा, चीन तिब्बत को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, यातायात के लिए सुविधा उपलब्ध करवाता है। फिर बोल सकते तुम सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचा
और सिंधु नदी प्रवेश करती है इसी दर्रे से सिंधु नदी भी प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से काराकोरम दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर, तिब्बत यात्रा के लिए चीन जाएगा रास्ता, फिर सबसे ऊंचा है और सिंधु नदी प्रवेश करती है। फिर जोजिला दर्रे की बात करते हैं तो जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। ये श्रीनगर से लेह के बीच जोड़ता है। लेह इधर आ जाएगा, लेह और लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर और लेह के बीच जोड़ता है जोजिला दर्रा। फिर नीचे बात करो कहाँ से, बनियान दर्रा बता दिया हमें, पीरपंजल दर्रा आता है यहाँ पे, पीरपंजल दर्रा आता है। पीरपंजल की पहाड़ी बताया था आप लोगों में, तो पीरपंजल, तो ये पीरपंजल का दर्रा यहाँ पर ही है। पीरपंजल मैंने यहाँ लिख दिया है, तो ये जो है ये पीरपंजल का दर्रा है, ये पीरपंजल का दर्रा। और पीरपंजल का दर्रा कुलगांव से काठी के बीच आता है। कहाँ पर? कुलगांव से काठी के बीच आता है पीरपंजल का दर्रा। नेक्स्ट देखो हिमाचल प्रदेश के दर्रे, तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाइचा दर्रा मैं बताया था आपको, बड़ा लाइचा, और बताऊंगा नेक्स्ट जब नदियाँ पढ़ाऊंगा तो नदियाँ में एक बार रिपीट हो जाएंगे दर्रे, क्योंकि इन्हीं नदियाँ कहाँ से दर्रे से क्यों बीच से होकर निकलती, कोई सी भी नदी है वो दर्रों से ही निकलती है। तो आपको मैं बता दूंगा बड़ा लाइचा दर्रा, सिपकला दर्रा और राकस्ताल रोहतांग दर्रा। तो बड़ा लाइचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में आता है और बड़ा लाइचा दर्रे से ही निकलती है कौन सी नदी? चीनाब नदी निकलती है। कौन सी नदी? चीनाब नदी निकलती है। फिर राकस्ता ये रोहतांग दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में आता है रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रे से आती है कौन सी? रावी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी निकलती है। रोहतांग के बाद सिपकला दर्रा, तो सिपकला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में आता है और सिपकला दर्रे से निकलती है सतलज नदी। तो सभी जो नदियाँ हैं दर्रे से नदियाँ निकलती है। तो यहाँ से सतलज नदी आती है तिब्बत से, और ये सिपकला दर्रे से प्रवेश करते हुए इस प्रकार से जाती है कौन सी नदी? सतलज नदी आती है, सतलज नदी। फिर उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में भी आते हैं दर्रे, माना दर्रा आता है। माना दर्रे के बाद कौन सा आता है? नीति दर्रा। तो माना दर्रा और नीति दर्रा दो आते हैं कहाँ पर? उत्तराखंड में आते हैं माना दर्रा और नीति दर्रा। तो नीति दर्रा और माना दर्रा, इस दर्रे से भी कैलाश यात्रा के लिए जाया जा सकता है। कैलाश यात्रा के लिए जो जाते हैं तीर्थ यात्री जाते हैं वो इन दर्रे से, उत्तराखंड से नीति दर्रा और माना दर्रा से भी जा सकते हैं। उत्तराखंड के बाद नेक्स्ट देखो, उत्तराखंड हो गया। फिर देखो सिक्किम, सिक्किम में सबसे महत्वपूर्ण दर्रा आता है, सिक्किम में आता है नाथुला दर्रा आता है। नाथुला दर्रा आता है सिक्किम में। तो सिक्किम में नाथुला दर्रा में 1962 में 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, तो इसी दर्रे पर चाइना ने अटैक किया था। किस दर्रे पे? सिक्किम के नाथुला दर्रे से अटैक किया था 1962 में चाइना ने। तो उसी समय से नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था, क्योंकि विवाद हो गया था। तो उसी समय से नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था, तो इसलिए वहाँ पर कैलाश यात्रा भी सुलभ नहीं हो पा रही थी, अन्य दर्रे से ही जा रहे थे। तो सिक्किम 1962 में तो बंद कर दिया था, लेकिन 2006 में वापस समझौता हुआ, भारत और चीन के बीच वापस समझौता हुआ। समझौते के बाद 2006 में नाथुला दर्रे को वापस चालू कर दिया गया। तो अभी यहाँ से भी यात्राएं कैलाश यात्रा के लिए जा सकता है, कैलाशनाथ के आते हैं। एक और आता है जेलेपला भी आता है, जेलेप दर्रा में लिखा नहीं हो यहाँ पे, जेलेपला दर्रा भी आता है, सिक्किम में ही आता है। कौन सा आता है? सिक्किम में भी आता है, जेलेपला दर्रा आता है। फिर आगे अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में यांगियाब दर्रा आता है। यांगियाब दर्रा ये तिब्बत और इधर डोकलाम वाले से तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच आते हैं। यांगियाब दर्रा आता है, बोमडिला दर्रा आता है, और यांगियाब दर्रा, इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र गाजे से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी ही निकलती है, आती है। ये बोमडिला हो गया। बोमडिला के बाद थिपू दर्रा आता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में आता है। कौन सा आता है? थिपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में आता है। फिर नेक्स्ट देखो मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में आता है तुजू दर्रा आता है। कौन सा आता है? मणिपुर में आता है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा भारत का सबसे छोटा दर्रा है। क्या है? भारत का सबसे छोटा दर्रा है तुजू दर्रा, और कहाँ पर आता है? मणिपुर में आता है तुजू दर्रा, भारत का सबसे छोटा दर्रा है। ये तो हो गए हिमालय पर्वतमाला में स्थित प्रमुख दर्रे हो गए, दर्रे आपको बता दिया। और यहीं से क्वेश्चन आता है कहाँ पर कौन सा दर्रा है,
कौन सी नदी कौन से दर्रे से निकलती है, कैलाशनाथ यात्रा के लिए कौन सा दर्रा अधिक व्यवस्थित या सुलभ है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये तो दर्रे हो गए। फिर घाट की बात करते हैं, तो घाट भी आते हैं कुछ भारत में, कुछ घाट आते हैं। तो घाट की बात करते हैं, तो थाल घाट की बात करते हैं। थाल घाट नासिक और मुंबई के बीच आता है। कहाँ पर आता है? थाल घाट। थाल घाट आता है कहाँ पर? नासिक से मुंबई के बीच आता है। और इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो ये 580 किलोमीटर है। कितने? 580 किलोमीटर। फिर बात करते हैं भौर घाट। तो भौर घाट मुंबई और पुणे के बीच आता है, मुंबई और पुणे के बीच आता है, और ये 520 किलोमीटर है। कितना है? 520 किलोमीटर है ये। 520 किलोमीटर आता है मुंबई और पुणे के बीच। फिर बात करते हैं यहाँ पर कोच्चि और कोयम्बटूर। तो कोच्चि और कोयम्बटूर के बीच आता है, कोच्चि और कोयम्बटूर के बीच आता है पालघाट आता है। कौन सा आता है? पालघाट आता है कोच्चि और कोयम्बटूर के बीच, और ये 530 किलोमीटर है। कितना है? 530 किलोमीटर आता है। कौन सा? कोच्चि और कोयम्बटूर, पालघाट आता है। फिर नेक्स्ट देखो त्रिवेंद्रम और मुंदेर। त्रिवेंद्रम और मुंदेर में आता है सिनकोड बोलते हैं इसको, घाट नहीं बोलते, सिनकोड बोला गया है, नाम इसका सिनकोड दिया गया है। और इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो ये आता है 280 किलोमीटर आता है सिनकोड। कितना था? 280 किलोमीटर आता है। तो ये घाट है। और हिमालय पर्वतमाला की प्रमुख दर्रे ही बता दिया हूँ, दोनों साथ में हो जाएंगे। तो हिमालय पर्वतमाला यहाँ से पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। अब भारत के जो मैंने अन्य पर्वतमाला है, अन्य पर्वतमाला अभी नहीं पढ़ाया हूँ मैं। पहले हिमालय जो समझने में थोड़ी सी आपको समस्या और कठिन हो सकता था, तो मैंने हिमालय पहले बता दिया हूँ आपको। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कहाँ पे, या तो भौगोलिक संरचना देख लेंगे, या फिर देखेंगे कौन सा पर्वतमाला बता दूंगा। अन्य जो पर्वतमाला आता है, जैसे यहाँ पर बोल सकता है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल के बाद यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा पर्वतमाला हो गया, सह्याद्री पर्वतमाला हो जाएगी यहाँ पर, सह्याद्री, मालाबार, अन्नामलाई हो जाएगी यहाँ पर, अन्नामलाई, यहाँ पर नन्नामलाई हो जाएगी, नल्लामलाई, महेंद्रगिरी, और ये मलयगिरी। इस प्रकार जो पर्वतमाला है, गारो, खासी, यहाँ पर शिलांग के पठार पर्वत श्रेणी आती है, जो प्रायद्वीप में भारत का हिस्सा मैं आप लोगों को बताया था। तो ये जो पर्वतमाला है, ये पर्वतमालाएं बता दूंगा। इसके बाद पठार क्या है? पठार मैदान भारत की भौगोलिक संरचना ये बता दूंगा। तो ये भारत में जो स्टार्टिंग का जो सामान्य जो स्टार्ट था, सामान्य परिचय था, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हिमालय के बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। वीडियो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और प्लीज़ जो जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति है तब तक आप घर में बैठिए और निरंतर अपना अभ्यास करिए। जय हिंद, जय भारत।